भारत तरक्की कर रहा है। ये इस साल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन इस समृद्धि ने एक दरार भी पैदा की है। जहां दक्षिण प्रगति कर रहा है, वहां उत्तर पिछड़ रहा है। अनेकता में एकता भारत की पहचान है। करीब 1.5 अरब की आबादी वाला देश दर्जनों भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का मेल है। लेकिन दक्षिणी राज्यों को हटा दें तो भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे निम्न मध्यम आय वाले देशों की तरह नजर आएगी, विशाल लेकिन विकास के कम इंजनों वाली। पर भारत का उत्तर दक्षिण आर्थिक विभाजन महज एक दरार नहीं है। ये शासन, समाज और राजनीति को नया आकार देने वाली खाई है जो चौड़ी होती जा रही है। इसकी मानवीय कीमत लगातार पिछड़ रहे क्षेत्रों में नजरअंदाज नहीं की जा सकती, जैसे सबसे गरीब राज्य बिहार में। बिहार में तो हर एक आदमी के घर में मुश्किल है। सब दिन खेती में, तो खेती में कुछ रखा हुआ है नहीं। इस एपिसोड में हम इस अंतर को और बढ़ाने वाली पेचीदा वजहों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। आर्थिक रूप से ये असमानता बढ़ती ही जा रही है, तो भारत के ये दो हिस्से बहुत अलग अलग दिखेंगे। साथ ही हम ये जवाब भी तलाशेंगे कि क्या भारत ये अंतर पाट सकता है, इससे पहले कि ये संकट बन जाए। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ता ये आर्थिक अंतर महज आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए चेतावनी भी है। भारत की कुल आबादी में 5 दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी 20% से भी कम है, लेकिन कुल जीडीपी में ये करीब 31% का योगदान देते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के मुताबिक ये अगले 5 सालों में 35% हो सकता है। भारत का अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दक्षिणी राज्यों से आता है। देश के करीब आधे टेक यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाले स्टार्टअप भी यही हैं। यानी दक्षिण ही भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। वहीं उत्तर के राज्यों की सूरत काफी अलग है। उत्तर के 6 सबसे बड़े राज्यों में करीब 50 करोड़ लोग रहते हैं, जो दक्षिण की आबादी से 2 गुने हैं, लेकिन कई मानकों में ये काफी पिछड़े हुए हैं। उत्तर भारत खेती पर ज्यादा निर्भर है। डेयरी और अनाज यहाँ के बड़े उद्योग हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों के मामले में उत्तर और दक्षिण के बीच फर्क साफ नजर आता है। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। 2 बच्चे, एक बिहार में पैदा हुआ, यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दूसरा तमिलनाडु में पैदा हुआ, जो कुल उत्पादन के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादा प्रजनन दर वाले उत्तर में ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना है। बिहार में 1/3 लोग गरीबी में पैदा होते हैं। तमिलनाडु में ऐसा 9 में से सिर्फ 1 बच्चे के साथ होता है। दक्षिण में शिशु मृत्यु दर काफी कम है, तो वहां जन्मे बच्चों में पहले साल में जीवित रहने की संभावना कहीं बेहतर है। वहीं माओं को भी प्रसव के दौरान जानलेवा दिक्कतें कम होती हैं। तमिलनाडु में बच्चों को इलाज मिलने की संभावना भी ज्यादा है। इससे दक्षिण में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पढ़ाई के अवसर और ग्रेजुएट्स की संख्या ज्यादा रहती है। वहीं स्कूल से निकले युवाओं के खेती की तुलना में ऑफिसों में काम करने की संभावना ज्यादा होती है। इसके उलट उत्तरी राज्य निवेश लाने या औद्योगिक केंद्र बनने में संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा बिहार के उद्योग मंत्री हैं। हमने देर से शुरुआत की। मैं मानता हूं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और हम इसे मुहैया कराने में सक्षम नहीं हैं। तो हम कैसे सोच लें कि कोई निवेशक आकर निवेश करेगा? उत्तर के राज्यों में प्राइवेट सेक्टर में निवेश भले कम रहा हो, लेकिन इन्हें केंद्र सरकार से खूब पैसा मिलता है। इसकी वजह है सरकारी मदद आबादी और राजकोषीय क्षमता के अंतर के आधार पर तय की जाती है। दक्षिणी राज्य इन पैमानों पर आगे हैं और ये अंतर दक्षिण में निराशा बढ़ा रहा है। पलनीवेल त्यागराजन तमिलनाडु के आईटी और डिजिटल सर्विसेज मिनिस्टर हैं। ऐसे में ग्रोस ट्रांसफर या नेट ट्रांसफर नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। फिर भी आर्थिक नतीजों, ह्यूमन डेवलपमेंट के नतीजों और सामाजिक विकास के नतीजों में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं बिहार।
यहाँ हम वैशाली जिले के गौसपुर गांव के देवेंद्र राय से मिलते हैं। वे किसान हैं और बिहार के ज्यादातर परिवारों की तरह वे भी खेती और छिटपुट दिहाड़ी पर निर्भर हैं। उनके पास सिर्फ 1 बीघा खेत है। बिहार के ज्यादातर किसानों का यही हाल है। पीढ़ियों से बढ़ते बढ़ते अब लोगों के हिस्से में बहुत छोटी जमीनें बची हैं। कम पड़ेगा से गृहस्थी बढ़ते थे। आधे से ज्यादा बिहार खेती पर निर्भर है, लेकिन छोटे खेतों और खेती में कोई इनोवेशन ना होने की वजह से ये किसी जुए से कम नहीं है। देवेंद्र के बेटे विकी को विरासत में आम के बस 5 पेड़ मिले। ये भी मेरा हो गया। अब इतने से कमाई तो होने से रही। ये भी मेरा है। मेरी समय आते आते मैम 10 कट्ठा बचे हुए है। इसी के लपेट में थोड़ा आम का पेड़ है, थोड़ा में सब्जी रोपते हैं, थोड़ा 2-4 कट्ठा में गेहूं धान लगाते हैं। बस खेती में कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए, रौदा में जाइए, आदमी किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है रौदा में। बिहार में पलायन की दर बहुत ज्यादा है। यहाँ के आधे कामकाजी पुरुष दूसरे राज्यों में रहते और काम करते हैं। सब दोस्त वगैरह सब बात चला गया बाहर। जब मेरा बिहार में पैसा मिलेगा अच्छा खासा, बिहार में फैक्ट्री भी आ जाएगा, तो काला बिहार के आदमी जाएगा दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई। कोई आदमी सोचता है ना कि अपना फैमिली छोड़ के अपना बन बाहर जाए, किसी नहीं सोचता है। वो बेरोजगारी में जा रहा है ना। पटना स्टेशन पर हर शाम युवाओं के जत्थे ट्रेनों पर चढ़ते दिखते हैं। ये ट्रेनें नए मौकों और बेहतर भविष्य का वादा तो करती हैं, पर इन लोगों के घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर। गौरव कुमार चेन्नई जा रहे हैं। वे वहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं। एक मुश्किल सफर जो वो अपने परिवार के लिए तय करते हैं। जो ट्रेन ले रहे हैं आप, ये कितना समय में पहुंचा देते हैं? ये लेता 3 दिन। तो 3 दिन आपको लगता है पहुंचने में? अच्छा, पेमेंट मिलता है 14,000 रुपया। 12 घंटे ड्यूटी लेता है। खाना देता 3 टाइम, उसमें टाइम से खाना नहीं मिलता है। गौरव जैसे प्रवासी मजदूर देश की आर्थिक मशीनरी के अहम पुर्जे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि इस आंतरिक प्रवासन से विकास में असमानता और बढ़ती है। विद्या महांबरे ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। बुनियादी सच यही है कि आप लाखों लोगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं भेज सकते। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इतने श्रम को जगह नहीं दे सकता। बिहार के विकसित ना होने की एक और वजह है कि यहाँ बिजनेस करना मुश्किल है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, लाल फीताशाही और लचर कानून व्यवस्था निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। बिहार के औद्योगिक केंद्र मुजफ्फरपुर में प्रकाश कुमार रबड़ के दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री चलाते हैं। वे मुश्किल से ही मुनाफा निकाल पाते हैं। बिहार के अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत ही स्कार्सिटी है। बैक ऑफ द माइंड रहता है लोगों के पास कि यार यहाँ पे फिर पैसे कैसे हम रिकवर करेंगे। जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनको फेल्योर रेट बहुत ही ज़्यादा है। पूंजी ना होने के चलते फैक्ट्रियां मशीनरी और उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक झटकों से उबरने में नाकाम रहती हैं। मैं अपना 5 साल गंवाया हूँ केवल छोटे इन्वेस्टरों से बात करके। मेरे केस में तो मैंने आज तक मेरे को सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम रहा। बहुत सारा लेटर लिखा है मैंने सचिवों को। हर बार मुझे ये रिजेक्ट करके बोला जाता है कि आपके पास SIP भी नहीं है। समस्याएं हैं जैसे सड़क बनना, यहाँ पे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी जो है सो प्राइवेट यूरिनल नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत लचर है। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस शुरू करने के लिए कई लाइसेंस चाहिए होते हैं। कुछ राज्यों में सिंगल लाइसेंस विंडो नहीं है, तो आपको कई सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे बिजनेसमैन की लागत और अनिश्चितता बढ़ जाती है। बिहार इन दिक्कतों से जूझने वाला अकेला राज्य नहीं है। उत्तर के जो 4 राज्य लंबे समय से कम आर्थिक वृद्धि और कम विकास से जूझ रहे हैं, उन्हें बीमारू नाम दिया गया है। तो उत्तर के राज्य तरक्की क्यों नहीं कर पाए? जवाब पेचीदा है लेकिन महत्वपूर्ण है। उत्तर की धीमी प्रगति की एक वजह ऐतिहासिक उपेक्षा है। कभी नालंदा विश्वविद्यालय के लिए मशहूर रहा बिहार सदियों से पतन ही देख रहा है। लोग क्या काम करेंगे, इस पर सामंतवाद और जाति व्यवस्था का शिकंजा रहा है।
जमीन की मिल्कियत कथित ऊंची जातियों के पास रही, वहीं हाशिए पर रही कथित निचली जातियां बंधुआ मजदूरी में फंसी रह गईं। इस गहरी असमानता ने लोगों को पीढ़ियों तक गरीब रखा है। ब्रिटिश राज में इस इलाके की और दुर्दशा हुई क्योंकि कॉलोनियल पावर्स विकास करने के बजाय संसाधन लूट रही थीं। उन्होंने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पर बहुत कम निवेश किया। आजादी के बाद तो आर्थिक नीतियों के केंद्र में दूसरे राज्य थे, उत्तर के हिस्से में बस खेती रह गई। अगर आप 50 के दशक की नीतियां देखें, खासकर माल ढुलाई की नीतियां, क्योंकि उस समय दक्षिणी बिहार प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था और सभी राज्य विकास कर रहे थे, इसकी जो भी वजह रही हो, लेकिन केंद्र की नीति थी कि जो भी राज्य बिहार से कच्चा माल खरीदता या ले जाता था, उसे परिवहन में सब्सिडी मिलती थी। इससे विभिन्न राज्यों के औद्योगिकरण या विकास को बढ़ावा मिला। उस समय ज्यादातर प्राकृतिक संसाधन दक्षिणी बिहार से आते थे। मेरे ख्याल से इस नीति ने बिहार को बुरी तरह प्रभावित किया और ये बिहार के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह थी। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासन में कम निवेश ने प्रगति को और पीछे धकेल दिया। 70-80 के दशक में बिहार ने 20 साल में 11 मुख्यमंत्री देखे। एक भी मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल नहीं मिला और सरकार की स्थिरता बहुत अहम है। फिर 90 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था खुलने लगी तो राज्यों ने उदारीकरण की नीति का फायदा उठाया। बिहार ने वो मौका भी गंवा दिया। 90 के दशक में बिहार की बदहाली उस दौर से जोड़ी जाती है जिसे जंगल राज कहा जाता है। तब कानून व्यवस्था बदहाल थी, भ्रष्टाचार चरम पर था और विकास प्राथमिकता में नहीं था। बिहार देश का इकलौता राज्य है जो 10 साल से ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट में रहा है। अब उत्तरी राज्यों के पास दक्षिण जितनी आर्थिक ताकत भले न हो, लेकिन राजनीतिक ताकत अपार है। बड़ी आबादी की वजह से उत्तरी राज्यों की सियासी हैसियत काफी ज्यादा है। 4 सबसे बड़े राज्यों में बीजेपी या इसके सहयोगियों की सरकारें हैं। इन राज्यों को साथ रख दें तो यहाँ से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं। इसी ताकत के बूते ये राज्य अक्सर दूसरे राज्यों और पार्टियों के विरोध को धता बताकर अपने हितों वाले कानून पारित कराते हैं। हम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हैं। तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग में पावर हाउस है। चेन्नई को अक्सर भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, जो ऑटोमोटिव, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ है। यहाँ हम मोहम्मद उस्मान से मिलते हैं। वे भी लाखों बिहारियों की तरह काम करने यहाँ आए थे। अब उनकी बैग बनाने की फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री में ही मतलब काम किए, वहीं सो गए, उसी में सोने का रूम अलग कर दिए। इस तरीके से हम लोग मतलब जो है काम करते थे। शुरू से मुझे जुनून था मतलब कुछ करने का, कि जब मैं घर से निकला और काम शुरू किया था तभी हमारे माइंड में आ रहा था कि हमको कैसे भी करके खुद का शुरू करना है, खुद का करना है। फिर 2010 में हम कंपनी शुरू कर दिए थे। उस टाइम वो छोटा सा हमारा फैक्ट्री था, 2 मशीन 3 मशीन करके ऐसे धीरे धीरे करते अभी हमारे पास 10-15 मशीन का सेटअप है। अभी हमारा जो सेटअप है, महीने का 4 से 5 हज़ार बैग हम हर महीने बना लेते हैं। अभी मतलब शुरू का एक मान लीजिए कि 6-7 साल तो बहुत तकलीफ से गुजारा है हम चेन्नई में। नई जगह है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। तमिल भी उतना अच्छा से नहीं आता था, पैसा भी नहीं था। सुबह 6 बजे ट्यूशन पढ़ते थे मैं तमिल में, और इंग्लिश भी सीखता था मैं। और उस्मान ऐसे अकेले नहीं हैं। बीते 1 दशक में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने खुद को एंटरप्रेन्योर के तौर पर स्थापित किया है। यहाँ पे सब कुछ सेटिंग है, पहले से काफ़ी डेवलप हो चुका है साउथ का पूरा स्टेट जो है। इसके लिए वहाँ से इधर आते हैं तो हमको सब कुछ यहाँ पे सुविधा मिल रहा है। लॉजिस्टिक का पूरा फैसिलिटी है। आज माल डालिए पूरे तमिलनाडु में, कल माल डिलीवरी मिल जाएगा आपको। ऑर्डर भी मतलब मिलता है, बैठे बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ वहाँ पे करने के लिए हमको बहुत इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत बड़ा सेटअप करना पड़ेगा।
जुलाई 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत में दूसरे नंबर पर है। उनका मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है, जो पारंपरिक रूप से औपनिवेशिक दौर में भी था। कपड़ा उद्योग था और रेलवे बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ना था। मद्रास में बंदरगाह बनाया गया था। तो भारत की आजादी से ही तमिलनाडु का औद्योगिक आधार बहुत मजबूत था। फिर उन्होंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी विस्तार किया। अब वे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है। तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों को उनकी तेज और डायनामिक ग्रोथ के लिए अक्सर सदर्न टाइगर्स कहा जाता है। यहाँ निवेश खूब आता है। तमिलनाडु 2 साल से भी कम वक्त में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में चौथे से पहले नंबर पर आ गया है। इस सुधार की एक बड़ी वजह है कि एप्पल ने चीन में उत्पादन में कटौती की तुलना में भारत में और खासकर तमिलनाडु में आईफोन का उत्पादन काफी बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ नए क्षेत्र भी फल फूल रहे हैं। पहली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर मारिया जेनिता ने अपने पति के साथ अपनी गुडनेस फार्म कंपनी शुरू की। वे सेहत के प्रति जागरूक शहरी भारतीयों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रही हैं। यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सेंटर था। हमने वहां दाखिला लिया था। हमारे पास इंक्यूबेशन फैसिलिटी भी थी। हमने कई वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस की कि कैसे हम मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने भी एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए खूब स्टार्टअप फंडिंग दी। पर दक्षिण के राज्य तेजी से आगे कैसे बढ़े? दक्षिण के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर पहले ही ब्रिटिश प्रशासनिक, सैन्य और व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। इससे वे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज बनाने में आगे थे। फिर 80 के दशक तक दक्षिणी राज्य आर्थिक तरक्की करने लगे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बदलाव की कोई एक वजह नहीं है। इस ग्रोथ के पीछे कई कारण रहे। दक्षिणी राज्यों में स्थिर सरकारें रहीं, डेवलपमेंट पर लगातार जोर रहा। शिक्षा, जाति और भूमि अधिकारों के सुधारों की नींव भी यहीं रखी गई। शिक्षा पर तो बहुत जोर दिया गया। तमिलनाडु 50 के दशक में सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री लंच देने वाला पहला राज्य था। इससे बच्चों के एडमिशन बढ़े। आज तमिलनाडु हायर एजुकेशन में दाखिले के मामले में अग्रणी है। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूँ। 2-3 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो सीएम ने मेरी सीट पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फ्री नाश्ते की पायलट स्कीम शुरू की। इससे उन स्कूलों में अटेंडेंस 90% बढ़ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वे अब आने लगे। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के रोज स्कूल आने की संभावना बहुत बढ़ गई। उनके वाकई में ध्यान लगाने की संभावना बहुत बढ़ गई। इससे माँओं को भी आज़ादी मिली। आज दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। ये भी दक्षिणी राज्यों से आते हैं। अनुमान दिखाते हैं कि आने वाले वर्षों में दक्षिणी राज्य आर्थिक विकास में बाकी भारत से आगे रहेंगे। अब नजर डालते हैं कि ये विभाजन गहरा क्यों रहा है। दक्षिणी राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार संसाधनों का नाजायज बंटवारा करती है। दक्षिण की ज्यादा समृद्धि का मतलब है कि वे प्रति व्यक्ति ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर का कम हिस्सा मिलता है। ये टैक्स ट्रांसफर मुख्यतः आबादी के आधार पर मिलता है। दक्षिणी राज्यों का कहना है कि वे कई सालों से योगदान दे रहे हैं। अब उनकी आबादी भी बूढ़ी हो रही है। उन्हें बुढ़ापे, रिटायरमेंट फंड, पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह के लिए और संसाधनों की जरूरत है। इसीलिए दक्षिणी राज्यों से ये अन्य मांगे उठ रही हैं। वे ये भी कह रहे हैं कि हम उत्तर के प्रवासियों के लिए बहुत सारे रोजगार पैदा कर रहे हैं, तो अब उन्हें ये जायज नहीं लगता है। परिसीमन का मसला हालात और पेचीदा बना रहा है। इसे लेकर दक्षिण में बड़ी सुगबुगाहट है। दक्षिण के नेताओं को डर है कि उनकी धीमी जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसीमन के बाद संसद में उत्तर की सीटें ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि आप सिर्फ आबादी के आधार पर ही परिसीमन करेंगे, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां दक्षिणी राज्य दिल्ली में अहम प्रतिनिधित्व खो देंगे।
तमिलनाडु जैसे जिन राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा प्रयासों के जरिए जन्म दर कम रखी है, वे कहते हैं कि उन्हें सुशासन की सजा मिल रही है। वहीं ऊंची जन्म दर वाले उत्तरी राज्यों को इनाम दिया जा रहा है। मार्च में कई दक्षिण भारतीय पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन करके परिसीमन को सफल परिवार नियोजन की सजा बताया था। वहीं उत्तर की सोच अलग है कि ज्यादा आबादी यानी राष्ट्रीय मामलों में ज्यादा महत्व। हमारी आबादी और देश की जीडीपी में हमारा योगदान चिंता का विषय है। साथ ही ये हमारी ताकत भी दिखाता है कि हमारी इतनी आबादी है और हम देश के विकास में कितना योगदान दे रहे हैं। सांस्कृतिक तनाव भी गहरा रहा है। दक्षिण सियासत में उत्तर के वर्चस्व का विरोध कर रहा है, खासकर बीजेपी के हिंदी को देश की इकलौती आधिकारिक लिंक भाषा बनाने की कोशिश का भी। इस एकरूपता के एजेंडे की दिक्कत ये है कि इसे नाकाम होना ही होना है। ये सफल भी हुआ तो ये सबको निचले स्तर पर गिरा देगा। ऐसे में उत्तर दक्षिण की ये खींचतान अनेकता में एकता का मंत्र जपना मुश्किल बना रही है। जैसे देखिए कि आप तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए वही एजुकेशन पॉलिसी कैसे बना सकते हैं जहां शिक्षा का औसत हाई स्कूल ग्रेजुएट है, जहां 50% बच्चे हाई स्कूल के बाद उच्च शिक्षा पाते हैं, जहां ग्रेजुएशन की दर 90% है। वहीं बिहार में शिक्षा का औसत प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट है, जहां 25% से भी कम बच्चे उच्च शिक्षा पाते हैं और जहां ग्रेजुएशन करने वालों की तादाद शायद 50% से कम है। तो क्या एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर और दक्षिण के बीच इस बढ़ती दरार के भारत के लिए क्या मायने हैं? उत्तर और दक्षिण के बीच ये बड़ा अंतर राष्ट्रीय एकता और नीति निर्धारण में रोड़ा बन सकता है। भारत में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति अक्सर तब बनती है जब राज्य केंद्र के उन सुधारों का विरोध करते हैं जो उन्हें अपने हितों में नहीं लगते। जैसे तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को नए टैक्स सिस्टम जीएसटी से नुकसान हुआ है। केंद्र के नियंत्रण और अपनी आय घटने की चिंता के कारण उन्होंने सुधार पारित करने से पहले बदलावों और मुआवजे की मांग की। केरल सरकार कहती है कि केंद्र के जीएसटी कलेक्शन से उन्हें रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो संविधान सभा में पहले से ही व्यापक बहस चल रही थी कि क्या भारत को एक कन्फेडरेशन होना चाहिए जिसमें उत्तर और दक्षिण के राज्यों के फेडरेशन हो और भारत उन दोनों का कन्फेडरेशन हो। लेकिन उस समय सोचा गया कि इन जगहों पर लोकतांत्रिक शासन का इतिहास नहीं है और ऐसा करना बड़ा जटिल होगा। भारत को अगर बड़ी वैश्विक आर्थिक ताकत बनना है तो इन क्षेत्रीय असमानताओं को मैनेज करना होगा। हमने शुरुआत में सवाल रखा था कि क्या उत्तर और दक्षिण भारत का ये अंतर देश के लिए संकट बन सकता है। जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप सवाल पूछ किससे रहे हैं। उत्तर से आने वाले युवा एंटरप्रेन्योर अभिषेक कुमार आशावान हैं। उनकी कंपनी रोबोट और ड्रोन असेंबल करती है। ये बिहार में अपनी तरह की पहली कंपनी है। वे किसी बड़े संस्थान से हायर एजुकेशन नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने पलायन करने के बजाय बिहार में अपना काम शुरू किया। जो कंपनी को अकेला शुरुआत किया था, आज 83 एम्प्लॉय हमारे ऑल ओवर इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। 17 लोकेशन पे काम कर रहे हैं लोग इंडिया में। 50 से ज़्यादा स्कूल में वर्क कर रहे हैं लोग। डिफेंस के लिए हम लोग ड्रोन बनाए हैं लोग, जो कि बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं लोग। सुसाइड ड्रोन जो होता है, कामाकाजी ड्रोन, जिस कंपनी का शुरुआत मैंने 10-11 हज़ार से किया था, इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इसको 17 करोड़ तक लेकर गया टर्नओवर। बिहार सरकार ने उन्हें अपने इंक्यूबेशन सेंटर में ऑफिस स्पेस और स्टार्टअप फंड स्कीम से 10 लाख रुपए की पूंजी की पेशकश की। भारत का भविष्य हिंदी पट्टी के गरीब राज्यों की समस्या का समाधान करने से तय होगा। यही सच है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे जबरन पानी पिला नहीं सकते। मैं किसी इन्वेस्टर को ऐसी जगह फैक्ट्री लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जहां न सही वर्कफोर्स हो और न ही उस फैक्ट्री के उत्पादनों की तत्काल खपत की मांग हो। वहीं उत्तर के राज्य कहते हैं कि दक्षिण को भारत को एक देश की तरह देखना चाहिए। मैं निजी तौर पर इस उत्तर दक्षिण के विभाजन की बात नहीं करूंगा। हम भारतीय हैं और ये हम सबकी पूरी कोशिश है कि हम सबको भारत की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि भारत समृद्ध होगा तो सब समृद्ध होंगे। बिहार में अभिषेक जैसे लोग नजीर हैं कि सही दिशा में उठाए कदम क्या कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के जरिए उत्तर भारत के बड़े वर्कफोर्स को सशक्त बनाना और कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना। ऐसे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखिए कि अगर गुजरात जाता है
तो क्या अनाउंस करता है, बुलेट ट्रेन चलेगा, सी पोर्ट से जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या करेंगे। बिहार आते हैं तो क्या है, 5 किलो अनाज देंगे। मतलब कि हम लोगों को अनाज में सीमित, और यहाँ का लोग भी वही है कि मतलब होता नहीं है कि लगता है क्या कि वाह मिल रहा है ना, पेट तो भर ही जा रहा है। ये चीज़ आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रीजन है कि वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। शुक्रिया। Until next time, thanks for watching.